हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं साफ वुमेन्स चैंपियनशिप की रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रहा है। पाकिस्तान ने साफ वुमेन्स चैंपियनशिप से पुल आउट कर लिया है, जो कि नेक्स्ट मंथ 25 ऑफ मई से गोवा में खेला जाने वाला है। एंड ऑब्वियसली आप रीज़न गेस कर सकते हो कि क्यों पाकिस्तान ने पुल आउट किया होगा। इट्स बिकॉज इंडिया में साफ चैंपियनशिप हो रहा है। पाकिस्तान ने अब जो क्रिकेट वाला फॉर्मूला है वो फुटबॉल में भी अप्लाई करना चालू कर दिया है। एंड साफ ने 30 मार्च की डेडलाइन रखी थी जो भी साफ कंट्रीज़ को इस वुमेंस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना था उसके लिए। तो बाकी जो 6 कंट्रीज़ है उन्होंने पार्टिसिपेशन अपना कंफर्म करवा दिया है। एज़ पर दी TOI रिपोर्ट, जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के ऑफिशियल है, उन्होंने यहाँ पे बोला है कि पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगा, उनकी गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं चाहती है। पाकिस्तान का ये डिसीजन उनका खुद का डिसीजन है, बट आई थिंक साफ को यहाँ पे ये करना चाहिए कि भाई आपकी 6 साफ कंट्रीज तो ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है, 2 और आई थिंक आउटसाइड साफ से कंट्रीज को इनवाइट करना चाहिए इस टूर्नामेंट के लिए, ताकि भाई टूर्नामेंट और ज़्यादा कम्पिटिटिव हो पाए। क्योंकि इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश, इनकी भी वुमेंस टीमें अच्छी है एंड उसके साथ ही 2 और टीमें इसमें ऐड होगी, चाहे वो हमारे लेवल की ही हो या फिर हमारे से थोड़े से हाई रैंक टीमें हो। तो उससे भाई टूर्नामेंट का जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगा, कम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी, क्वालिटी भी बढ़ेगी एंड हमारे जो बाकी साफ कंट्रीज है उनको भाई एक अच्छे कम्पिटिटिव मैचेस मिल पाएंगे। आई थिंक साफ को भाई ये करना चाहिए, पाकिस्तान को उनके हालत पे छोड़ दो भाई, वो उनका यहाँ पे प्रॉब्लम है, उनको जो करना है वो करने दीजिए। बट साफ को 2 और टीमों को इनवाइट करके इस टूर्नामेंट को और ज़्यादा बड़ा एंड बेटर करने की कोशिश करनी चाहिए। अब करेंगे नहीं करेंगे वी डोंट नो, मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं होगा ऐसा। तो 6 कंट्रीज़ के साथ ही आपका होगा। बट दिस इज़ द अपडेट ऑन द साफ वुमेन्स चैंपियनशिप। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेकंड बात करते हैं कल खेले गए इंडिया अंडर 20 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अंडर 20 मैच के बारे में इन AFC अंडर 20 एशियन कप की, जहां पे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भाई 5-0 से हमारी टीम को थ्रैश कर दिया एंड इट वाज अ रियली बैड परफॉर्मेंस फ्रॉम आवर टीम। जापान से हम 6-0 से हारे थे, बट इतना बुरा परफॉर्मेंस नहीं लगा था। यहाँ पे हमारी टीम बिल्कुल यहाँ पे यू कैन से की फाइट नहीं दे पाई एंड इवन कोच योकिम अलेक्जेंडरसन ने भी आफ्टर द मैच इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ऑस्ट्रेलिया वर टू स्ट्रॉन्ग फिजिकली एंड हमारी टीम को कई एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। एंड अभी भी नो डाउट नॉकआउट क्वालिफिकेशन का सिनेरियो हमारा अलाइव है। इसके लिए हमें चाइनीज़ ताइपे को हराना पड़ेगा एंड होप एंड प्रे करना पड़ेगा कि जो बाकी 2 ग्रुप्स है उसमें बांग्लादेश, वियतनाम या फिर उज्बेकिस्तान वर्सेस जॉर्डन, इन दोनों में से कोई एक मैच ड्रॉ होना चाहिए एंड हम इधर चाइनीज़ ताइपे को हराएंगे, देन हमारा जो क्वालिफिकेशन है नेक्स्ट राउंड में वो यहाँ पे पॉसिबल है। बट इसके लिए भाई टीम को पहले अपना जो क्राइटेरिया है चाइनीज़ ताइपे को हराने का वो फुलफिल करना पड़ेगा। लेट्स सी आफ्टर 2 हैवी डिफीट्स क्या टीम रिकवर कर पाती है मेंटली, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट दी फिजिकल और यू कैन से कि स्किल सेट, मेंटली भी आप कितने स्ट्रॉन्ग हो वो भी यहाँ पे अब टेस्ट होगा तीसरे मैच में। टफ टास्क है एंड बाकी ग्रुपों के ऊपर डिपेंड है। बांग्लादेश के पास बाय द वे अच्छा चांस है, अगर वो वियतनाम को हरा देते हैं दे विल गो इनटू द नेक्स्ट राउंड बिकॉज दे हैव ए गुड GD। उनके पास एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है वियतनाम को हरा के क्वालिफिकेशन करने का। लेट्स सी साफ की ये 2 कंट्री में से कोई एक टीम क्या नॉकआउट राउंड में क्वालिफाई हो पाती है कि नहीं हो पाती। आपको कैसा लगा मैच, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं इंडिया की एशियन कप की परफॉर्मेंस के बारे में, चाहे वो एज ग्रुप के टूर्नामेंट्स हो, चाहे सीनियर टीम के टूर्नामेंट्स हो, चाहे मेंस के हो, वुमेंस के हो। 2019 के बाद हमने एक भी एशियन कप में मैच नहीं जीता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक शॉकिंग स्टेट है एंड इससे यहाँ पे एक चीज़ जो बार बार फैंस रेस करते हैं वो यही है कि क्यों हमारी टीमें एशियन कप लेवल पे जाके एशिया की जो बाकी टीमें हैं उसके सामने टिक नहीं पाती है। तो उसका एक ही रीज़न है एंड वो है हमारे प्लेयरों की टेक्निकल क्वालिटी। और इसका एक कोरिलेशन मैं आपको बताता हूँ विथ इटालियन फुटबॉल, जो अभी यहाँ पे काफ़ी एक बुरे फेज से गुजर रहा है एंड हम सबको पता है कि यहाँ पे लगातार उन्होंने 3री बार फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन मिस किया है। तो इटली में भी आफ्टर दिस सिनारियो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिबेट डिस्कशन वहाँ के जो मीडिया फैंस सब जगह पे हो रहा है और ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी ये एक यहाँ पे हॉट टॉपिक बना हुआ है कि भाई इटली के पास सब कुछ होने के बावजूद भी क्यों
वो फीफा वर्ल्ड कप लगातार तीसरी बार मिस कर रहे हैं। तो उसमें भाई उनके जो 2010 में टेक्निकल डायरेक्टर थे यहाँ पे रॉबर्टो बेजियो, उन्होंने जब इटली 2010 फीफा वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं कर पाई, उसके बाद उन्होंने एक 900 पेजेस का रिपोर्ट निकाला था जहाँ पे उन्होंने बाकी जो टॉप फुटबॉलिंग वर्ल्ड से स्पेन है या फिर जर्मनी है, अर्जेंटीना है, इन सब को स्टडी करके एक रिपोर्ट बनाया और उन्होंने उस रिपोर्ट में बताया था कि किस तरीके से इटालियन फुटबॉल को हम रिवाइव कर सकते हैं, किस तरीके से जो प्लेयरों का डेवलपमेंट है उसमें हम स्ट्रक्चरली चेंज कर सकते हैं कि जो अभी इटालियन फुटबॉल में नहीं है, एंड बाकी जो वर्ल्ड फुटबॉल के यहाँ पे बड़े नेशन है वो यहाँ पे इस चीज़ को किस तरीके से बेटर कर रहे हैं। एंड उसमें उन्होंने इसी चीज़ के ऊपर यहाँ पे जोर दिया था कि किस तरीके से हम प्लेयरों को टेक्निकली बेटर कर सकते हैं, क्योंकि इटली में भी जो ज़्यादा चीज़ें फोकस की जाती है अभी भी वो है टैक्टिकल एंड फिजिकल एंड ऑल ऑफ दैट थिंग। एंड अगर आप इंडियन फुटबॉल को भी कंपेयर करेंगे, हमारे यहाँ पे भी, मैं ये नहीं बोल रहा कि उस लेवल की, बट हमारे यहाँ पे भी जो भी यूथ लीग्स अभी होता है, जितना भी हमारा स्ट्रक्चर है, उसमें आप देखिए कि बार बार हमारा एक ही पॉइंट निकल के आता है कि भाई हमारे प्लेयर जब एशिया की अच्छी टीमें हैं उनके सामने टेक्निकली हमारे प्लेयर क्यों यहाँ पे बॉल होल्ड नहीं कर पाते, क्यों यहाँ पे बॉल उस तरीके से पास नहीं कर पाते, क्यों उतना क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं है, तो वो जो ओवरऑल प्लेयर की टेक्निकल एबिलिटी है वो क्यों उस लेवल की नहीं है। हमारे यहाँ पे टेक्निकल डायरेक्टर है सबीर पासा साहब, पिछले 4 साल से जब से नया रिजिम आया है, आप मेरे को उनकी एक रिपोर्ट, एक स्टेटमेंट इसके बारे में बता दीजिए कि जो उन्होंने दी हो कि भाई हाँ हमें इंडियन फुटबॉल में स्ट्रक्चरली ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। एंड ये AIFF का काम है कि जो इंडिया में जितनी भी फुटबॉल एकेडमीज़ है, जितने भी फुटबॉल प्रोग्राम है, उसमें इस चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाया जाए या फिर उनको एक यहाँ पे पाथवे दिखाया जाए कि भाई इंडिया को ऐसे इस चीज़ों में इंडियन प्लेयर लैग करते हैं तो आपको इन प्रोग्राम्स के ऊपर फोकस करना है, तभी जाके आपके वो उस लेवल के प्लेयर डेवलप हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। बट सबीर पासा साहब का तो भाई आपको यहाँ पे सैलरी वो ले रहे हैं, बट उन्होंने काम क्या किया है अभी तक उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो जब तक ये चीज़ें आपकी इंडियन प्लेयरों की डेवलपमेंट में इंप्रूव नहीं होगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब तक आपका प्लेयर डेवलपमेंट उस लेवल का नहीं होगा, यू कांट एक्सपेक्ट कि भाई आपकी टीमें यहाँ पे एशिया की या फिर जो वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन है उसमें अच्छा करने लगेंगे। सो दिस इज़ दी, यू कैन से कि दी मेन प्रॉब्लम। एंड जब तक इसको एड्रेस नहीं किया जाएगा, हमारी टीमें एशियन कप में जाके इसी तरीके की उनकी परफॉर्मेंस आती रहेगी एंड हम फैंस यहाँ पे डिसअपॉइंट होते रहेंगे। आपका क्या मानना है इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं ISL के बारे में। तो ISL में कल 2 हमें इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिले, जिसमें पहले मैच में SC दिल्ली ने अपना फर्स्ट एवर ISL विन रजिस्टर करते हुए 2-0 से केरला ब्लास्टर को हरा दिया। एंड केरला ब्लास्टर ने कोच चेंज करने के बाद भी यहाँ पे जो उनका रिजल्ट है, आउटकम है, वो सेम ही रहा है। एंड जले पे नमक वाली बात ये होगी कि जो SC दिल्ली की ओर से गोल स्कोर किया वो थे भाई मोहम्मद एमान, जो कि यहाँ पे केरला ब्लास्टर के ही प्रोडक्ट है एंड वो केरला ब्लास्टर के मतलब उनका बॉयहुड क्लब है। सो उससे भाई और ज़्यादा ये यहाँ पे केरला ब्लास्टर के फैंस को गुस्सा दिलाने वाली बात है। बट दिल्ली में भाई क्राउड अच्छा आया था, दिस इज़ गुड टू सी। 8,000 से ज़्यादा लोग इस मैच को देखने आए थे एंड SC दिल्ली के लिए दिस इज़ अ गुड रिजल्ट एंड क्रूशियल 3 पॉइंट, क्योंकि इससे भाई थोड़ा सा वो रेलिगेशन बैटल से यहाँ पे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। एंड केरला ब्लास्टर के लिए एक चीज़ फैक्ट है कि अगर मोहम्मदान SC इस सीज़न उनके पास 1 या 2 फॉरेन प्लेयर होते, उनका फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ा सा बेटर होता एंड उनके ऊपर ट्रांसफर बैन नहीं होता, 2 फॉरेनर भी अगर यहाँ पे मोहम्मदान SC के पास होते, डेफिनेटली भाई केरला ब्लास्टर रेलिगेट होता। पक्की बात है ये भाई, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं इसका कोई यहाँ पे जस्टिफिकेशन नहीं है। एंड मांजा पड़ाज ने ऑलरेडी भाई बॉयकॉट कर रखा है। सो केरला ब्लास्टर मैनेजमेंट इज़ इन रियली अंडर प्रेशर। सो देखते हैं भाई केरला ब्लास्टर का क्या फ्यूचर होता है। बाकी आपको कैसा लगा मैच कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसके बाद जो भाई दूसरा मैच था मुंबई सिटी वर्सेस ओडिशा, वहाँ पे भाई मुंबई सिटी ने 1-0 से ओडिशा को हरा के क्रूशियल 3 पॉइंट अपने नाम किए हैं एंड दे goes back to the top of the table with 3-point lead to Mohan Bagan, Bengaluru FC and Jamshedpur FC. So crucial win for Mumbai City FC and वहाँ पे भी भाई crowd अच्छा आया था to watch this match on a Sunday. So that's good to see. And चांगते का वो crucial header वाला गोल, brilliant गोल by the way, यहाँ पे हमें देखने को मिला। तो मुंबई सिटी यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में लग नहीं रहा था कि भाई इतना अच्छा कर पाएंगे, बट स्लोली भाई उन्होंने अपना मोमेंटम अब पकड़ लिया है। सो लेट्स सी
कैन दे बीट मोहन बगान इन दिस टाइटल रेस, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आपको कैसा लगा मैच? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।